उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने यूपी में हमेशा से चले आ रहे कास्ट पॉलिटिक्स को बैरियर को तोड़कर अपनी गवर्नमेंट बनाई, जो 2022 के इलेक्शन जीतकर अपनी सेकेंड टर्म कंटिन्यू करते हुए यूपी के लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बने और जिन्होंने यूपी के क्राइम रेट को कई गुना कम और ग्रोथ रेट को कई गुना बढ़ा दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटे से गांव में रहने वाला लड़का अचानक से योगी कैसे बना? कैसे योगी आदित्यनाथ ने पॉलिटिक्स में एंट्री की? क्यों 2017 के इलेक्शंस में बीजेपी हाईकमान ने योगी जी को ही क्यों चुना और अपने पॉलिटिकल करियर में उन्होंने ऐसा क्या डिफरेंट किया जिससे वो पहले पार्लियामेंट और फिर असेंबली इलेक्शंस में लगातार जीतते आ रहे हैं? आज इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे और जानेंगे उत्तर प्रदेश के कूल चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ की लाइफ के कुछ अनसुने किस्से। 5 जून 1972 उत्तर प्रदेश के पंचर गांव में रहने वाली एक राजपूत फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है अजय मोहन बिष्ट। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करके अजय पहले बीएससी करता है और फिर साल 1992 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में फिजिक्स एमएससी में एडमिशन लेता है। लेकिन 1993 में अजय अचानक से गायब हो जाता है। वो ना कॉलेज जाता था और ना ही उसके घर वालों को उसका अता पता था। लेकिन 6 महीने बाद अजय अचानक से अपने गांव वापस आता है और अपने घर का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन जब उसकी मां दरवाजा खोलती है तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि जीन्स टी शर्ट्स पहनने वाले अजय ने आज भगवा चोला पहना हुआ था। उसका सर मुंडा हुआ था और हाथ में कटोरी लेकर वो अपनी मां से कहता है, मां भिक्षा दीजिए, मां भिक्षा दीजिए। दोस्तों, ये योगी और कोई नहीं बल्कि थे हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने 15 जनवरी 1994 के दिन महान आदित्यनाथ के सक्सेसर बनकर नए नाम के साथ अपना नया जीवन की शुरुआत की थी। अब जो लोग योगी आदित्यनाथ के बारे में नहीं जानते, उनके दिमाग में हमेशा एक ही सवाल होता है कि एक योगी साल 2017 में अचानक से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट का सीएम कैसे बन गया। लेकिन असल में उनकी पॉलिटिकल जर्नी सीएम बनने से 20 साल पहले शुरू हुई थी। जी हाँ, महान आदित्यनाथ जी ने 1962 से अपनी पॉलिटिकल जर्नी शुरू की थी। वो 5 बार यूपी की असेंबली में एमएलए रह चुके थे और 3 बार पार्लियामेंट मेंबर भी रह चुके थे। लेकिन 1998 में जब लाल कृष्ण आडवाणी महंत आदित्यनाथ के पास आए और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट इलेक्शंस आ रहा है और हमें गोरखपुर की सीट्स पर इस बार भी जीत चाहिए, तभी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हम गोरखपुर की सीट जरूर जीतेंगे, लेकिन इस बार इलेक्शन में मैं नहीं लड़ूंगा बल्कि मेरा सक्सेसर योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे। 26 साल के योगी ने वो इलेक्शन लड़ा और भारी बहुमत के साथ जीतकर 12th लोकसभा के सबसे यंग एमपी बने। उस वक्त उन्होंने संस्कृत में ओथ ली थी, आप भी देखिए। परमेश्वरस्य नाम्नः सपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। योगी आदित्यनाथ के लिए 2014 और 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन जीतना कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट ही बन रही थी। लेकिन मुश्किल था 2004 और 2009 के इलेक्शन में जीतना, क्योंकि उस वक्त उत्तर प्रदेश की असेंबली में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट बन रही थी और सेंटर में भी कांग्रेस की यूपीए गवर्नमेंट आ चुकी थी। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए गोरखपुर से इलेक्शंस लड़ना काफी मुश्किल था। लेकिन पिछले 6 सालों में वो महंत आदित्यनाथ अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज और प्रमोद महाजन जैसे ग्रेट लीडर्स के साथ ट्रेन हुए थे और वो समझ चुके थे कि मुझे खुद की इमेज पर इलेक्शन लड़ना है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने पहले ही अपनी इमेज पावरफुल की और फिर अपने मठ को प्रमोट किया। आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मठ क्या है, तो आसान शब्दों में ये एक स्पिरिचुअल प्लेस यानी मंदिर होता है जहां लोग प्रार्थना करने आते हैं और हर मठ की एक अलग परंपरा होती है, जिसमें से गोरखपुर मठ की परंपरा है नाथ परंपरा, जिसके महंत यानी मुख्य पुजारी योगी जी 1994 में ही बन गए थे। अब कोई भी धार्मिक स्थल एक स्पिरिचुअल रेम से जुड़ा होता है, यानी वहां लोग अपने हिसाब से आते हैं। लेकिन योगी जी गोरखपुर मठ को सोशल रैंप पर ले आए, यानी अपनी नाथ परंपरा और सनातन धर्म को उन्होंने पूरे यूपी में फैलाना शुरू किया।
अब उस जमाने में कास्ट डिफरेंस को लेकर लोग काफी सख्त थे। यूपी में तो कहावत थी, बेटी और रोटी का रिश्ता नहीं है। यानी अगर आप किसी अपर या लोअर क्लास में आते हो तो वो ना आपके यहाँ खाना खाएंगे और ना आपकी बेटी की शादी आपके घर करवाएंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये बैरियर ब्रेक कर दिया। गोरखपुर मठ के दरवाजे हर किसी के लिए खोल दिए। उन्होंने कहा कि मेरे साथ में बैठकर कोई भी खाना खाए, मुझे कोई इश्यू नहीं है। साथ ही उन्होंने खिचड़ी भोज भी शुरू किया। यानी कौन खिचड़ी बनाता है, कौन खाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम सभी साथ बैठकर खिचड़ी खाएंगे। अब ये उनका पावरफुल स्पिरिचुअल डिसीजन था, लेकिन इसने योगी जी की ग्राउंड लेवल पर लोगों के साथ जुड़ने में भी काफी हेल्प की, जिससे उन्होंने 2004 और 2009 के पार्लियामेंट इलेक्शंस इजीली जीत लिए। अब एक पर्टिकुलर रीजन से पार्लियामेंट इलेक्शन जीतना अलग बात है और पूरे स्टेट से ज्यादा सीट जीतकर चीफ मिनिस्टर बनना बिल्कुल अलग, राइट। वहीं यूपी में तो कास्ट को लेकर वोट बैंकिंग जमकर चलती थी। जैसे कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिलकर यादव और मुस्लिम कम्युनिटीज के वोट्स लेकर आते थे। मायावती दलित कम्युनिटी की लीडर थी, यानी दलित वोट बैंक उनके पास था, और मुलायम सिंह यादव ने ओबीसी कैटेगरी में अपनी पकड़ जमकर रखी थी। ऐसे में 2016 में डिमोनेटाइजेशन करने के बाद मोदी और अमित शाह की जोड़ी काफी फेमस थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ की पूरी उत्तर प्रदेश में उतनी बड़ी इमेज नहीं थी। तो फिर बीजेपी हाई कमांड ने उन्हें ही इलेक्शन में क्यों उतारा? तो देखो, यूपी में 3 ऑब्स्टिकल्स थे। सबसे पहला, कास्ट। अब बीजेपी अगर किसी भी कैटेगरी का कैंडिडेट चुन लेती तो उस कैटेगरी में तो वोट्स आ जाते, लेकिन गवर्नमेंट बनने के लिए उतने वोट्स काफी नहीं थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम ऐसे कैंडिडेट्स को क्यों ना चुने जो कास्ट एग्नोस्टिक हो, यानी हर कैटेगरी के हिंदूज को उन्हें चुनने में कोई इश्यू ना हो। और टेक्निकली हिंदुइज्म में योगी किसी पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग नहीं करते, जिसे लेकर यह भी कहा जाता है कि जात ना पूछो साधु की। ऊपर से कास्ट बैरियर तोड़कर योगी जी खिचड़ी भोज वगैरह भी करते थे। ऐसे में यहाँ वो परफेक्ट चॉइस थे। नंबर 2, नेपोटिज्म। यूपी पॉलिटिक्स में काफी नेपोटिज्म है। इनफैक्ट आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक टाइम पर तो मुलायम जी के परिवार से 40 से भी ज्यादा पॉलिटिशियंस बन गए थे। ऐसे में बीजेपी हाई कमांड नेपोटिज्म के बैरियर को भी तोड़ना चाहती थी, ताकि उसे भी इलेक्शन कैंपेन में मार्केट किया जा सके। और योगी आदित्यनाथ ने ना तो शादी की थी, ना ही उनके बच्चे थे, यानी एक तरह से वो यूपी के मोदी थे। ऐसे में यहाँ भी वो परफेक्ट फिट हो रहे थे। नंबर 3, करप्शन। अब भगवा वस्त्र पहनने वाला योगी, जिसके अपनी फैमिली के साथ भी कोई कनेक्शन नहीं है, वो धन दौलत का क्या ही करेगा। ऐसे में योगी की इस मामले में भी क्लीन इमेज थी, इसीलिए उन्हें इलेक्शन में उतारा गया। और मोदी एंड अमित शाह की पॉपुलैरिटी ने भी उन्हें काफी बूस्ट दिया। और 2002 में लास्ट टाइम गवर्नमेंट बनने के पूरे 15 साल बाद 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ बने चीफ मिनिस्टर, जिसके बाद अगले 5 सालों में उन्होंने यूपी में ऐसी डेवलपमेंट की जिससे उनकी पावरफुल ब्रांड बन गई और 2022 का इलेक्शन जीतना उतना मुश्किल नहीं था। योगी आदित्यनाथ की सैफरन रोब वाली पर्सनालिटी कहीं ना कहीं उनकी आइडियोलॉजी से जुड़ी हुई है, लेकिन क्या ये भगवा वस्त्र फ्यूचर में इंडिया के पीएम बनने की उनकी जर्नी में बैरियर बनेगी? तो इसे लेकर उन पर बुक लिखने वाले राइटर शांतनु गुप्ता का कहना है कि सैफरन रोब योगी आदित्यनाथ के लिए एसेट भी है और लायबिलिटी भी। यानी कुछ लोग उन्हें वैसे रहता देख पसंद करते हैं तो कुछ लोग निंदा करते हैं, लेकिन इलेक्शन में मेन फोकस उन सैफरन रोब पर नहीं बल्कि उन इलेक्शन पर होगा जो योगी आदित्यनाथ यूपी के सीएम बनकर ले रहे हैं। गुजरात मॉडल के बाद इंडिया में यूपी मॉडल सबसे ज्यादा पॉपुलर है और 2022 में जब योगी आदित्यनाथ सेकंड टाइम चीफ मिनिस्टर बने तब उनसे पूछा गया था कि योगी 2.0 मॉडल का मेन फोकस क्या है, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि मुझे उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में, जिसके लिए उनका सिंपल 3 स्टेप मॉडल है। नंबर 1, यूपी में प्राइवेट सेक्टर्स कंपनीज के लिए बिजनेस ऑपरेट्स करने की कंडीशन को इजी बनाना ताकि ज्यादा से ज्यादा जॉब जनरेट हो। नंबर 2, गवर्नमेंट की कॉर्पोरेट टैक्स इनकम बढ़ाना ताकि उन पैसों से स्टेट की डेवलपमेंट हो और गरीबों तक ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचे। नंबर 3, स्टेट में टूरिस्ट को बढ़ावा देना, जिसके लिए अयोध्या में राम मंदिर ऑलरेडी बन चुका है
बाकी टूरिज्म एरियाज की भी डेवलपमेंट हो रही है और अगले 2 साल में यूपी में 9 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स आ रहे हैं जिनका काम तेजी से चल रहा है। हालांकि सफर लंबा है क्योंकि अभी यूपी की इकोनॉमी अराउंड 300 बिलियन और वो इस वक्त अराउंड 9% एनुअल रेट से ग्रो कर रही है, लेकिन 2027 तक 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए 25 से 30% CAGR की ग्रोथ करनी होगी। 2024 जनरल इलेक्शन से पहले यूपी में राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ। सेंटर की मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स का ज्यादा फायदा भी यूपी को ही मिलता है और यूपी में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की पावरफुल ब्रांड थी। ऐसे में बीजेपी को भरोसा था कि यूपी में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, लेकिन इस बार एनडीए को काफी कम यानी सिर्फ 36 सीट्स मिली, जबकि इंडिया अलायंस को 43। ऐसे में इसे योगी जी की हार कहकर पोर्ट्रे किया जा रहा था, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो योगी जी ने खुद को 2022 के असेंबली इलेक्शन में ही प्रूव कर दिया था और पार्लियामेंट इलेक्शन में लॉस होना सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की गलती नहीं होती, बल्कि सेंटर भी जब अपने कैंडिडेट्स चुनता है, कैंपेनिंग करता है, तब उनकी तरफ से भी सही डिसीजन जरूरी है। जैसे कि उन्होंने अयोध्या से 69 इयर्स के लालू सिंह को खड़ा कर दिया, लेकिन वो इसी एज में मोदी जी की तरह उतने एक्टिव नहीं है, इसीलिए उनका कंट्रीब्यूशन भी ठीक ठाक था। ऐसे में वो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के सामने हार गए। ऐसे ही कई ब्लंडर दूसरी जगह भी हुए। ऐसे में इस हार का पूरा हकदार हम योगी जी को नहीं ठहरा सकते, लेकिन फिर भी उन्होंने 2027 असेंबली इलेक्शंस की तैयारी और ज्यादा बढ़ा दी। साल 2017 में जब योगी आदित्यनाथ पहली बार सीएम बने तो उनकी टीम ने उनसे आकर पूछा कि सर आपके लिए कौन सी गाड़ी लेनी है। तब योगी जी ने पूछा कि पिछले सीएम ने कौन सी गाड़ी ली थी। तब उन्होंने बताया गया कि जब मायावती जी आई तो उन्होंने 1 करोड़ की लैंड रोवर ली। फिर अखिलेश यादव सीएम बने तो उन्होंने 7 करोड़ की 2 मर्सिडीज बेंज खरीदी और इन नई गाड़ियों का खर्चा गवर्नमेंट करती है, क्योंकि सीएम हाउस और बुलेट प्रूफ कार्स ये कुछ पक्ष होते हैं सीएम बनने के, लेकिन जब आप वो पोजीशन छोड़ो तो गाड़ी और घर भी चले जाते हैं। ऐसे में योगी जी बोले वो 3 कार भी तो पड़ी है ना, लेकिन मैनेजमेंट टीम जिद करने लगी कि ये एक ट्रेडिशन है, सीएम नई कार ही खरीदते हैं, जिसे सुनकर योगी आदित्यनाथ गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि अगर पैसे खर्च नहीं है तो 250 रुपए ले जाकर मार्केट से भगवा रंग का टॉवेल लेकर आओ और उसे पुरानी गाड़ी की सीट पर बिछा दो, ताकि मैं जब भी कार में बैठूं तो मुझे भगवा रंग को देख याद आता रहे कि मुझे खुद गाड़ी नहीं खरीदनी, बल्कि यूपी की जनता को इतना सक्षम बनाना है कि वो अपने लिए गाड़ी खरीदे, क्योंकि भगवा बलिदान का रंग होता है। उनसे जुड़ा एक और इंटरेस्टिंग किस्सा है। सीएम बनते ही वो पहली बार सीएम बने थे और उनके कैबिनेट के बाकी मिनिस्टर्स भी, इसीलिए उन्होंने अगले 30 दिनों तक एक्सपर्ट्स को बुलाकर रोजाना 2 से 3 घंटों के एजुकेशनल सेशंस करवाए, जिसमें वो भी अपने बिजी स्केड्यूल से एक्स्ट्रा टाइम निकालकर कैबिनेट के साथ सेशन में बैठे थे। इन्हीं सेशंस में उनके दिमाग में बजट से जुड़े कई सवाल हुए, तो उन्होंने पिछले 10 सालों के बजट को डिटेल में स्टडी करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने एक लाइन पढ़ी, इनकम टैक्स ऑफ चीफ मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर्स ऑफ यूपी, यानी सीएम और मिनिस्टर्स की टैक्स गवर्नमेंट भरती है और अमाउंट भी काफी बड़ा था। तभी उन्होंने कहा कि मेरे गार्ड से लेकर ड्राइवर तक हर कोई टैक्स पे करता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने बैठे मिनिस्टर से भी पूछा, क्या तुम नहीं भर सकते। अब सीएम पूछेंगे तो हाँ में तो हाँ मिलानी होगी, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने सीएम और मिनिस्टर्स की फ्री टैक्स के 40 साल से चले आ रहे रूल को कैंसिल कर दिया और खुद अपनी टैक्स को भरने लगे। वीडियो के स्टार्टिंग में हमने योगी आदित्यनाथ की सन्यासी बनने की बात भी की थी, लेकिन उसके पीछे का मोटिव क्या था, तो इसे लेकर रिसेंटली उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर राम मंदिर या उसका मूवमेंट ना होता तो मैं सन्यासी ना होता। ऐसा इसीलिए क्योंकि उस वक्त राम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष थे महान अविद्यानाथ, जो पूरे नॉर्थ इंडिया में स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स के पास जाकर उन्हें समझा रहे थे कि आखिर राम मंदिर मूवमेंट क्यों जरूरी है। ऐसे में एक बार वो कोतवाल में पहुंचे, जहां उनकी स्पीच की अरेंजमेंट योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय और उनके दोस्त ने की थी। तभी महान अविद्यानाथ की नजर अजय पर पड़ी और उन्हें देखते ही कहा कि हमें ऐसे युवाओं की जरूरत है, आप कभी गोरखपुर आओ। जिसे सुनकर अजय वाकई में गोरखपुर चले गए और मठ से संन्यास लेकर योगी बनकर लौटे। तो दोस्तों, क्या आप योगी आदित्यनाथ को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में देखते हैं या नहीं? अपना ओपिनियन हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसे प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।